कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अपनी बात बोलकर निहारिका जी कॉल कट कर देती हैं। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोली, ये सब सिर्फ उस त्रिशा के कारण हो रहा है। अगर ये त्रिशा नहीं होती तो आज माया की शादी मान से हो रही होती। मैंने जो जो प्लान बनाया था वो सब कुछ होता, लेकिन सिर्फ इस त्रिशा के कारण आज मेरा सारा प्लान फेल हो गया है। मैं इस त्रिशा को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। तुम्हें मरना होगा त्रिशा, क्योंकि तभी मेरा मकसद पूरा होगा। तभी अचानक ही निहारिका जी को कुछ याद आया और उन्होंने फ़ोन पर किसी का नंबर डायल किया। कुछ रिंग्स बाद कॉल पिक हुआ तो निहारिका जो बोली, वो कैसी है, वो ठीक तो है ना। दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, यस मैम, हम उन पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। निहारिका जी तुरंत बोली, हाँ बराबर अपनी नज़रें उस पर बनाए रखो। एक पल के लिए भी उस पर से अपनी नज़र मत हटाना, क्योंकि भले ही वो पागल है लेकिन कभी कभी पागल भी खतरनाक साबित हो जाता है। तो पूरी कोशिश करना कि वो पागल अपने खतरनाक रूप में ना आए। दूसरी तरफ से उनका आदमी बोला, जी मैडम, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारी नज़र बराबर बस उन पर ही रहेगी। ये सुनकर निहारिका जी ने तुरंत कॉल कट कर दिया। वो कुछ सोचते हुए बोली, मुझे अब जल्द से जल्द उस राज का पता लगाना ही होगा, तभी सब कुछ मेरा हो पाएगा, वरना ऐसे तो मेरे हाथ से सब कुछ किसी रेत की तरह फिसलते चला जाएगा और मैं बस देखती रह जाऊंगी। पहले तो ये मान निकल गया हाथों से, और अब ये महल नहीं, मुझे ये महल चाहिए। यहाँ का धन दौलत शोहरत सब कुछ मेरा है, मैं इसे किसी और का नहीं होने दे सकती। इसके साथ ही साथ मुझे माया को इस घर की बहू बनाना ही है। निहारिका जी अपने मन ही मन बहुत से प्लान बना रही थी। वो बहुत देर तक उसी तरह वहीं खड़ी रहीं और ऊपर आसमान की तरफ लगातार देखी जा रही थी। कुछ सोचते हुए निहारिका के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ परी के रूम का कुछ अलग ही माहौल था। रूथ परी को परेशान कर रहा था। वहीं परी रूथ को रूम से बाहर भगाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन रूथ भला कैसे जा सकता था। वो तो अपने एंजल के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता था। परी रूथ को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, आप हटिए मेरे ऊपर से, आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। रूथ परी के बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, एंजल, अभी तो मैं तुम्हें परेशान किया भी नहीं और तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। असली परेशान तो मैं अपनी वेडिंग नाइट को करूँगा। फिर तुम चाहे मुझे कितना भी रोकती रह जाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। रुत बड़े ही शरारती अंदाज में परी से ये सब कह रहा था। वहीं परी की तो सांसें ही ऊपर नीचे हो रही थी। पहले का तो परी को कुछ याद भी नहीं है, क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन याददाश्त जाने के बाद से वो दोनों कभी भी इंटीमेट नहीं हुए थे। अगर हुए भी थे तो जब परी को ड्रग्स दिया गया था उस वक्त परी को कोई होश नहीं था और उस पर ड्रग्स हावी था। इस कारण उस रात में उनके बीच क्या हुआ उसे ढंग से याद भी नहीं। जब जब परी सोचती कि रुद्र और वो होश में एक दूसरे के करीब आएंगे, तब तक उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। परी के डर और घबराहट के भाव उसके चेहरे पर देखकर रुद्र को हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल किए हुए परी की ही तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ एंजल, क्या तुम्हारा अभी मन कर रहा है कि हम लोग वो नाइट अभी स्पेंड करें? अगर तुम चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तुम्हारा जो भी मन हो, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। तुम बस एक बार इशारा तो करो। परी आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगी और फिर उसके सीने पर अपने नाजुक हाथों से मारती हुई बोली, कितने बेशर्म हैं आप। रुत परी के हाथों को पकड़ लिया और उस पर किस करते हुए बोला, अभी तो बेशर्मी दिखाई भी नहीं है एंजल, जब दिखाऊंगा तो क्या करोगी। परी ये सुनकर दूसरी तरफ चेहरा कर ली। रुत पीछे से परी को बाहों में भरते हुए बोला, एंजल मेरी तरफ देखो ना, ऐसे मुंह मत मोड़ा करो, मेरे दिल में दर्द होने लगता है। बड़ी मुश्किल से हम एक होने जा रहे हैं और तुम इस तरह से मुझसे मुंह फेरोगी तो कैसे काम चलेगा। ये बोलती हुई रुत अपने चेहरे को परी के बालों के बीच में छुपा लिया और उसके गर्दन पर रब करने लगा। फिर रुत परी को किस करने के साथ साथ उसके गले पर भी किस कर रहा था। रुत के होठ परी के गाल कंधे पर घूम रहे थे, जिससे परी बेचैन हो उठी थी। उसकी पकड़ रुत के हाथों पर कस गए थे। वो एक गहरी सांस लेती हुई रुत से बोली, छोड़ दीजिए ना मुझे, सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। रुत इस तरह परी के कंधे पर किस करते हुए बोला, तो तुम सो ना एंजल,
किसने तुम्हें मना किया है? मैंने तो तुम्हें रोका भी नहीं। ये बोलते हुए रूथ के हाथ धीरे धीरे परी के गले और कॉलर बोन से होते हुए उसके गाल पर रब करने लगे थे। वो गाल पर किस कर रहा था। वहीं परी ही खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए हुए थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। रूथ की नजरें परी के खूबसूरत चेहरे पर टिके हुए थे। वो उसी तरह देखते हुए धीरे धीरे अपने होठों को परी के होठों के पास ले गया और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे डीप पैशनेट किस करने लगा। रुद्र काफी देर तक उसी तरह परी को किस करता रहा। परी बार बार उसे दूर करती रही और रुद्र एक बार फिर से उसे किस करने लग जाता है। अंत में परी भी उसके सामने हार गई और उसके किस में उसका साथ देने लगी। दोनों ही एक दूसरे को बेतहासा चूमने लगे। करीब 20 मिनट बाद रुद्र को जब अपनी सांसें भारी सा महसूस होने लगा तो परी के होठों को छोड़कर उसके बालों में अपना चेहरा छुपाकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। वहीं परी भी रुद्र को छेड़ते हुए ही तेज तेज सांसें लेने लगी थी। परी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। कुछ देर बाद रुद्र धीरे से परी के बालों में अपना चेहरा निकालकर एक बार फिर से परी के होठों पर अपने होठ रख देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ लाइट किस करके उससे दूर हुआ। फिर प्यार से उसके फोrehead पर किस करते हुए बोला, गुड नाइट एंजल, अब सो जाओ, बाकी का हम शादी के बाद कंटिन्यू करेंगे। परी हैरानी से रुद्र को देख रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। रुद्र जब ये देखा कि परी उसे हैरान होकर देख रही है तो वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ एंजल, तुम्हारा मन है क्या कि मैं आगे कुछ करूं? अगर तुम चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि शादी के बाद ये सब किया जाए। लेकिन जब मेरी एंजल की खुशी इसमें है तो मैं भला कैसे अपनी एंजल की बात को टाल सकता हूँ। इतना कहकर रुद्र तुरंत परी को उसकी कमर से पकड़ लिया, लेकिन रुद्र आगे बढ़ता उससे पहले ही परी उसे रोकते ही बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने ऐसे कब कहा? आप अपनी मन की बात मुझ पर मत डालिए, और हाँ छोड़िए, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। परी की बात सुन रुद्र मुस्कुराया और परी के नोज से अपनी नोज को रब करते हुए बोला, वाओ एंजल, यू आर सो स्वीट। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी क्यूटनेस मुझे हमेशा तुम्हारे करीब लाती है। बस ऐसे ही तुम हमेशा मासूम और क्यूट रहना और मेरी एंजल बन के रहना। पर ये सब सुनकर मुस्कुराई और खुद आगे बढ़कर रूथ के होठों पर एक किस कर दी। ये देखकर रूथ की आंखें एक पल के लिए हैरानी से फैल गई, पर फिर उसके होठों पर स्माइल आ गई। वो बेड पर लेट गया और एकदम से परी को उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लिया। फिर वो परी को अपने ऊपर लेटाते हुए प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है एंजल, आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। परी अपने सिर को ऊपर करके रूथ की तरफ देखने लगी। रूथ परी की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ बच्चा, आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है, क्योंकि आज मेरी एंजल ने खुद से मुझे किस किया है। ये सुनते ही परी ने शर्म से अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। वहीं रूथ परी को ऐसे शर्माते देख मुस्कुरा दिया और परी की कमर पर अपने पकड़ बनाते हुए और भी कसकर खुद से जकड़ लिया। इसी तरह एक दूसरे को पकड़े हुए ही दोनों कुछ देर बाद नींद के आगोश में चले गए। जहाँ सभी अपने अपने रूम में गहरी नींद में सो रहे थे, वहीं कोई था जिसकी आंखों में अभी भी नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वो कोई और नहीं, निहारिका जी थी। वो बहुत बेचैन थी क्योंकि माया का कुछ पता नहीं चल रहा था और उन्हें माया की चिंता सताई जा रही थी। वो अपने रूम के बालकनी में यहाँ से वहाँ लगातार टहल रही थी और फ़ोन की तरफ देखकर इंतजार की जा रही थी कि उनके फ़ोन पर कॉल आएगा और सामने वाले बताएगा कि माया का पता चल चुका है। लेकिन अफसोस, उनके चाहने से भी फ़ोन नहीं आ रहा था। इस कारण उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए दांत पीसते हुए बोली, माया, आखिर तुम कहाँ हो? कहीं तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? बस तुम जहाँ भी हो ठीक ठाक हो, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी? अगली सुबह धीरे धीरे सबकी आंखें खुली। आज का दिन मेहंदी और संगीत का फंक्शन था, जो कि शाम में होने वाला था। अवेन जी ने पहले ही सारे अरेंजमेंट करने के लिए अपने सर्वेंट से कह दिया था। वहीं महल के पीछे एक बड़े से बगीचे में आज के संगीत का प्रोग्राम था, जिसे बड़ी ही खूबसूरती से डेकोरेट किया जा रहा था। अवेन जी हॉल में आकर सोफे पर बैठे हुए थे और कुछ लोगों को इनवाइट कर रहे थे। जो लोग रह गए थे उन्हें फ़ोन कॉल करके शादी की इनविटेशन दे रहे थे। उसी समय वहाँ पर दादाजी और दादी जी भी आकर बैठ गए। अवेन जी दादाजी दादी जी की तरफ देखते हुए पूछे, अंकल आंटी, आप दोनों ने अपने रिलेटिव्स को बुला लिया है ना शादी में? दादा दादी मुस्कुराते हुए बोले, हमारे वैसे भी कितने रिलेटिव्स ही हैं। जब से हमारा बेटा और बहू दुनिया से गए हैं, सारे रिलेटिव्स हमें रिश्ता ही तोड़ दिए हैं।
फिर बाद में जब वो रिश्ता बनाना चाहे तो हमने ही उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाया। ये सुनकर अवेन जी थोड़ी उदास हो गए, क्योंकि रूथ के डैड और अवेन जी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अवेन जी को अपने दोस्त की याद आ रही थी और अपने दोस्त को याद करके हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। इसके साथ ही साथ अवेन जी को अपनी पत्नी की भी याद आने लगी। उन्हें वो दिन याद आने लगे जब वो उनकी पत्नी रुद्र के डैड और उनकी मॉम एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते थे और हंसी मजाक करते थे। ये सब कुछ याद कर अवेन जी थोड़े भावुक हो गए। अब वहाँ उनसे और बैठा नहीं रहा गया। वो वहाँ से उठकर सीधे अपने रूम की तरफ चले गए। दादाजी और दादी जी जब अवेन जी की इस तरह से भावुक होकर जाते देखे तो उनकी भी आंखें नम हो गईं। उनकी भी आंखों के सामने अपने बेटे और बहू की लाश आ गई। किस तरह से उनके साथ हादसा हुआ था। पहले तो उनकी बहू उसे हादसे में मारी गई और फिर उनका लड़का बहू के जाते ही जिंदा लाश बन गया और एक दिन उसकी भी मौत हो गई। ये सब कुछ सोचते हुए दादी जी तो खुद को रोक ही नहीं पाई और उनकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। इस समय रूथ वहां आया और अपनी दादी जी की आंखों में आंसू देखकर बोला, दादी ये क्या है, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? क्या दादाजी ने कुछ बोला है आपको? मुझे बताइए आप। दादाजी रूथ की बात सुन उसे घूर कर देखने लगे, पर रूथ को इससे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। तभी दादी जी अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करके रूथ से बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे दादाजी ने कुछ नहीं कहा है मुझे, ये तो खुशी के आंसू हैं। रूथ ये सुनकर मुंह बना लिया और तुरंत दादी के बगल में अच्छे से बैठकर उन्हें पकड़ते हुए बोला, दादी अगर आप इस तरह से रोगी तो आपके जो पोता बहू है वो तो और भी ज्यादा रोने लगेगी, क्योंकि वो तो पहले से ही छोटी छोटी बात पर रोने लगती है। दादी लगभग डांटते हुए रूह से बोली, अच्छा, मेरी पोता बहू की इस तरह से मजाक मत उड़ा समझे। वो तो रुद्र है, जिसे कभी कभी तो मौका मिलता है इस तरह से बैठकर हंसी मजाक करने का, वरना वो तो हमेशा काम में ही लगा रहता है। वो दादी की तरफ देखकर बोला, ओ हो दादी, वो ना बहुत मासूम है और कभी कभी तो मौका मिलता है उसे परेशान करने का। अच्छा, तो तुम मेरी बहू को परेशान करने का ये सब तरीका अपनाता है? दादी रूथ को घूर कर देखते हुए हल्की नाराजगी से बोली। रूथ बस मुस्कुरा दिया। फिर दादी रूथ से पूछी, अच्छा वो सब छोड़ो, अब बता मेरी पोता बहू कहाँ है? ओ दादी, आप तो जानती हैं ना कि इन लोगों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, तो मेरी बीबी भी उन्हीं लोगों में से है। रुद्र मुंह बनाकर बोला। तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा, तो क्या मैं इतना टाइम लगाती हूँ जिससे आप परेशान हो जाते हैं? जैसे ही रुद्र ने इस आवाज को सुना उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर दिया, पर जल्दी ही वो अपने आंखों को खोल एक हल्की स्माइल के साथ परी की तरफ देखते हुए बोला, अरे एंजल, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा था जो तैयार होने में लेट होते हैं। तुम्हारे बारे में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, है ना दादी? ये बोल रूथ की तरफ कंफर्म करने के लिए देखा, जो उसे घूर कर देख रही थी, और रूथ आंखों से अपनी दादी से रिक्वेस्ट कर रहा था, जैसे कह रहा हो, दादी बचा लो अपने पोते को, उसके हक में बोल दो, वरना आपकी पोता बहू आपके पोते से नाराज हो जाएंगी। दादी तो बस मनी मन रुद की हालत पर मुस्कुरा रही थी। रुद की बात सुनकर परी उसे घूर कर देखती है और अपने कमर पर हाथ रखकर मुंह फुलाए खड़ी रहती है। रुद एक बार फिर उसे समझाते हुए बोलता है, अरे एंजल, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। लेकिन परी को अब गुस्सा आ गया। वो गुस्से से तुरंत उसकी तरफ जाती हुई बोली, अगर मैं लेट होती हूँ तो मैं जा रही हूँ रूम में, मुझे अब कहीं जाना ही नहीं है। रुद्र उसे रोकना चाह रहा था, पर परी गुस्से से वहां से वापस से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। रुद्र समझ गया कि परी उससे गुस्सा हो गई है। रुद्र जल्दी से परी के पास गया और उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, एंजल, तुम इस तरह से मुझसे नाराज होकर नहीं जा सकती। परी रुद्र के ऐसे खींचने पर एक पल के लिए उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, पर फिर वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मुझे तो लगा था कि आप सबसे अलग हैं, जो अपनी बीवी का मजाक बनाए, लेकिन आप उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे ये बता दिया कि मैं कितनी गलतफहमी में जी रही थी। आप भी दूसरे लड़कों की तरह ही हैं। जैसे दूसरे हस्बैंड अपनी बीवी को हर वक्त गलत बोलते हैं, वैसे आप भी मुझे बोल रहे हैं। अभी तो शादी के पहले ही यह हाल है, शादी हो गई तो फिर आप क्या क्या बोलेंगे मुझे। अब मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी है और ना ही मुझे वापस आपसे शादी करनी है।
इतना कहकर परी एकदम से रूथ के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाती है और वहां से जाने लगती है। वहीं रूथ परी की बात सुनकर उसे गुस्सा हो जाता है। जैसे ही परी रूम में पहुंचती है, रूथ परी के पीछे रूम में पहुंच जाता है और एकदम से रूम का डोर बंद कर देता है। रूथ के ऐसा करने से परी हैरान हो जाती है और उसकी तरफ हैरानी से देखने लग जाती है। रूथ की आंखों में गुस्से के भाव थे। वो अपने कदम परी की तरफ बढ़ा देता है, जिससे परी अपने कदमों को पीछे की तरफ ले जाते हुए बोलती है, देखिए, आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, समझे। परी की बात सुनकर रूथ बोलता है, अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे मेरी बीवी के साथ कैसे बातें करनी है। इतना कहकर वो तुरंत परी की कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब खींच लेता है और फिर उसे वाल से लगाकर खड़ा कर देता है। रूथ ने ये सब इतना जल्दी किया था कि परी को समझने का मौका ही नहीं मिला। वहीं रूथ की पकड़ परी की कमर पर कस गए थे। वो एकदम से उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, एंजल, तुमने ये सही नहीं कहा। आखिर तुमने ये कैसे कह दिया कि हमारी शादी नहीं होगी। अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी। परी रूथ की बात सुन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि वो तो बस ऐसे ही गुस्से में बोल दी थी, लेकिन रूथ ने तो उसे सच मान लिया था। परी रूथ को रोकना चाह रही थी, लेकिन रूथ नहीं माना और उसके होठों पर बड़े ही पैसेंटली किस करने लगा। रूथ बहुत ही तेजी से उसके होठों पर किस कर रहा था, जिससे रूथ के ऐसा करने से परी के होठों में पेन हो रहा था और वो दर्द के कारण तड़प रही थी। इसलिए वो रूथ को खुद से दूर करना चाहती थी। रूथ अभी बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे परी के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रूथ के कानों में परी के कहे शब्द गूंज रहे थे, जो कि रूथ के गुस्से को और बढ़ा रहे थे। वहीं दर्द के कारण परी की आंखों से आंसू गिरने लगे। रूथ, जो कि बहुत ही फोर्सफुली परी के होठों पर किस और बाइट कर रहा था, वो जैसे ही अपने गालों पर कुछ गीलापन महसूस करता है तो वो अपने सेंस में वापस आता है। रूथ एकदम से परी के होठों को छोड़ देता है, फिर उससे दूर होकर उसके चेहरे की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है। परी का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और उसके होठ में बुरी तरह से कट लग गए थे, जिनमें से ब्लड भी निकलने लगा था। तो रूथ ने जब ये देखा तो वो चौंक गया। उसे यकीन नहीं होता है कि ये सब कुछ उसने किया है। वहीं परी अपनी नज़रों को नीचे झुकाए बस लगातार रोई जा रही थी। परी की ऐसी हालत देख रूथ को खुद पर गुस्सा आने लगता है। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर वाल पर एक तेज पंच मारता है, जिससे परी और भी ज्यादा डर जाती है और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। परी के मुंह से चीख सुनकर वो पूरी तरह घबरा जाता है और एकदम से परी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लेता है। परी अभी भी लगातार रोए जा रही थी। रूथ तुरंत उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, शांत हो जाओ एंजल, एंड आई एम सॉरी एंजल, सच में मैं बहुत बुरा हूँ। ये बोलते हुए रूथ बहुत ही गिल्ट में था। उसे आज अपनी एंजल को दर्द में देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे गुस्सा परी पर नहीं था, उसे तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि जिस लड़की के आंसू भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज वही उसका पूरा चेहरा आंसू से भरा हुआ था। वो भी सिर्फ उसके कारण ये बात रूथ को दर्द पहुंचा रहे थे। रूथ अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बनाया हुआ खड़ा था। वहीं परी अभी भी सुबक रही थी। रूथ उसी तरह उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, प्लीज एंजल, माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं गुस्से में ये कर जाऊंगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, मैं तुमसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो, तुम अच्छी तरह से जानती हो। अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। जिस दिन तुम मुझसे दूर हो गई, मैं मर जाऊंगा एंजल। जैसे ही परी ये सुनी तो वो तुरंत रूथ से दूर होकर बिना एक पल गंवाए उसके होठों पर अपने होठ रख दी। परी के ऐसा करते ही रूथ खुश हो जाता है और वो उसके कमर से उसे पकड़कर खुद से छुपा लेता है। फिर बड़े ही प्यार से उसके होठों पर किस करने लगता है। दोनों ही अब एक दूसरे को बड़े ही प्यार से किस कर रहे थे। इस बार रूथ बिल्कुल भी परी को दर्द नहीं दे रहा था, क्योंकि उस वक्त तो रूथ बहुत गुस्से में था और वो गुस्से के कारण उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। लेकिन अब उसके गुस्सा शांत हो चुका था। कुछ देर किस करने के बाद दोनों एक दूसरे के होठों को छोड़ते हुए फिर रूथ प्यार से पहले परी के गालों को सहलाते हुए उसे पूछता है, क्या अब भी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। परी मुस्कुराकर रूथ के नोज से अपना नोज रब करती है और बोलती है, नहीं। ये सुन रूथ उसे छेड़ने के लिए बोलता है, अच्छा, क्या सच में किसी और से शादी कर लोगी। ठीक है, तुम ये चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेता हूँ और उससे शादी कर लेता हूँ। फिर मैं उसके साथ सुहाग रात मनाऊंगा और उसके साथ बच्चा पैदा करूँगा। परी जो सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, तो एकदम से रूथ की कॉलर को पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींच कर बोलती है, सोचिएगा भी मत।
अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं आपको और उस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं। रुथ को परी की बात सुन हंसी आ रही थी। परी का गुस्से से लाल चेहरा देखकर रुथ को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन रुथ अपने होठों पर मुस्कुराहट नहीं लाता है। वो इसी तरह सीरियस फेस के साथ परी की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन अभी तो तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और जब तुम शादी नहीं करोगी तब मुझे तो किसी से शादी करना ही पड़ेगा ना। और मुझे अपना दादा दादी को पर पोता तो देना है। दादा दादी की इच्छा तो पूरी करनी होगी ना। मुझे तो इसके लिए अगर तुम नहीं मानोगी तो किसी और को तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। रूथ की बातें सुनकर परी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो अपने मन ही मन बोली, मतलब कि ये बच्चे के लिए किसी से भी शादी कर लेंगे, इस तरह के इंसान हैं। और मैं सोचती थी कि ये मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ बच्चा चाहिए। हमें उनसे बात ही नहीं करूंगी अब। ये सब बोलते हुए वो एकदम से रूथ को खुद से दूर कर देती है और बोलती है, ठीक है जाइए, कर लीजिए किसी और से शादी। और आप दूसरी शादी करेंगे तो मैं भी किसी और से शादी कर लूँगी। मुझे भी किसी लड़कों की कमी नहीं है। और वैसे भी मैं एक बार अपने बाबा साहब से बोलूँगी तो बाबा तुरंत मेरी बात मान लेंगे और मेरी शादी दूसरे लड़के से फिक्स कर देंगे। फिर आप आइएगा मेरी शादी में लड्डू खाने के लिए, मैं आपको रोकूंगी भी नहीं। और फिर मेरे बच्चे आपको मामा मामा बुलाएंगे। जैसे ही रोज सुनता है उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, लेकिन यहाँ तो परी कुछ और ही सोच रखी थी। वो तो उसे अपने बच्चों का मामा बनाने वाली थी। भला रुद्र ऐसे कैसे सोच सकता था। वह एकदम से परी की कलाई को पकड़ा और उसे खुद के करीब खींच लिया। परी सीधे रुद्र के सीने से जा लगी। परी अपनी नजरें ऊपर उठाकर रुद्र की तरफ देखी और फिर मुंह फुलाकर बोली, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों खींच रहे हैं। मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जाइए, आप अपनी शादी के लिए किसी और लड़की को ढूंढ लीजिए। मैं किसी और लड़के को ढूंढ लेती, वैसे भी मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो मुझे भी कई लड़के मिल जाएंगे। बार बार ऐसे शब्दों को सुनकर गुस्से से बौखलाया हुआ था कि परी बार बार एक ही बात बोल रही थी, उसे भी कई लड़के मिल जाएंगे, वो किसी और से शादी कर लेगी। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एकदम से फिर परी के चेहरे को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर किस करने लगा। वो बड़ी ही पैसेटली उसे किस किए जा रहा था। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। एक लंबी किस करने के बाद रुत परी के होठों को छोड़ा। उसके बाद परी के होठों को सहलाते हुए धीमी आवाज में बोला, दोबारा इस तरह किसी और से शादी करने के बारे में सोचना भी मत। रुत के ऐसे बोलने से परी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि मुझे बोल रहे हैं पर खुद का नहीं देख सकते। परी अभी भी गुस्से में रूथ की तरफ देख रही थी। वहीं रूथ स्माइल करते हुए परी के गालों को हल्का सा थपथपाया और बोला, चलो एंजल, अब इस तरह से बच्चों जैसा मुंह मत बनाओ, वरना तुम्हें ऐसे देखकर कहीं मेरा मूड ना बन जाए। परी जैसे ही रूथ की बात सुनी वह एकदम से रूथ की पकड़ से खुद को छुड़ाई और तुरंत ही वहां से भागकर बाहर की तरफ चली गई। परी को इस तरह से इतना तेजी से भागते देख रूथ को हंसी आ गई। वो स्माइल करते हुए बोला, एंजल तुम भी ना कमाल करती हो, पहले तो आग लगाती हो फिर इतना जल्दी से मुझे अकेला छोड़कर भाग जाती हो। दिस इज नॉट फेयर एंजल, ऐसे तो हर पल मेरी तलब बढ़ती जा रही है। रुद्र मुस्कुराया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए रूम से बाहर आ गया। वो दोनों जब नीचे आए तो वहां पर सभी लोग खड़े उन दोनों का वेट कर रहे थे। शिवाय ने रुद्र की तरफ देखकर अपनी आंखों से इशारा किया, जिससे शिवाय ने कहा, क्यों बेटा, अब जाकर फुर्सत मिली है। अरे अभी शादी नहीं हुई है, शादी तो हो जाने दो। जब शादी के पहले ही तेरा ये हाल है तो शादी के बाद तू क्या करेगा। शादी कहीं तू अपने एंजल को रूम से बाहर ही ना आने दे। रुद्र शिवाय के इशारे को समझ गया और उसी तरह बड़े ही घमंड भरे इस्माइल के साथ बोला, तू मुझे छोड़, खुद का देख क्या हालत बना रखा है तूने अपनी बीवी का, बेचारी ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। शिवाय रुद्र के इशारे को समझ उसे घूर कर देखने लगा तो रुद्र ने उसे तिरछी इस्माइल पास किया। वहीं उन दोनों को इशारों इशारों में बातें करते देखकर मान और राजवीर एक दूसरे की तरफ देखे तो दोनों ही अपने कंधे उचका दिए, जैसे मानो दोनों कह रहे हों, हमें क्या पता इन दोनों के बीच क्या चलता रहता है। तभी दादाजी और दादी उन सबको देखकर बोले, अब क्या यहीं खड़े होकर पूरा दिन बिताना है, जल्दी आओ, जाकर शॉपिंग करके आओ। शाम को तुम लोगों का मेहंदी और संगीत भी है और कल हल्दी के भी कार्यक्रम होने हैं। ये सुन सभी लोग तुरंत बोले, ठीक है दादी, हम अभी निकल रहे हैं। उसके बाद वो सभी महल से बाहर आए।
अपने कार में बैठकर वहां से मॉल के लिए निकल गए। उन सबके जाने के बाद निहारिका जी अपने रूम में बैठी हुई थी। उन्हें जब ये पता चला कि सभी बाहर शॉपिंग के लिए गए हैं तो कुछ देर बाद वो भी रूम से बाहर आई और सीरियस होते हुए महल से बाहर जाने लगी। तभी राजा जी उन्हें रोकते हुए बोले, अरे आप कहाँ जा रही हैं? राजा जी के ऐसे पूछने पे निहारिका जी घबरा गई और फिर उनकी तरफ देखकर एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, वो मुझे भी कुछ लेना था। अवेन जी ने जब ये सुना तो बोले, अगर आपको कुछ लेना था तो आप बच्चों के साथ चली गई होती। अब ऐसे आप अकेले कहाँ जाएंगी? आपका इस तरह से अकेले जाना सही नहीं होगा। वैसे भी हमारे दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं। कहाँ कब कौन हमला कर दे कुछ पता नहीं चलता है। हम भी आपके साथ चलते हैं। जैसे ही निहारिका जी ने सुना तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं किसी आदमी को लेते जाऊंगी अपने साथ, जिससे अगर कोई हम पर हमला भी करे तो वो उसे लड़ तो ले, हमें बचा ले। अवेन जी फिर भी निहारिका जी की बात को मना करते हुए बोले, नहीं, वो सब तो रहेंगे ठीक है, लेकिन मेरा आपके साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन निहारिका जी उन्हें समझाते हुए बोली, देखिए, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो यहाँ महल में अंकल आंटी अकेले रह जाएंगे, तो इनका इस तरह से यहाँ अकेले रहना भी तो सही नहीं है ना। आखिर किसी का तो महल में रहना ज़रूरी है। और आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं खुद का अच्छे से ख्याल रख लूँगी। और फिर आपके आदमी मेरे साथ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। राजा जी बोले, ठीक है। वो जाकर फिर बैठ गए और निहारिका जी ने गहरी सांस लिया। जल्दी से महल से बाहर आ गई। बाहर आकर अपने कार में बैठती है। तेजी से आगे बढ़ते ड्राइव करते हुए खुद से बोली, थैंक गॉड, इस मुश्किल से आज मैं बच गई, वरना अगर इन्हें पता चल जाता कि मैं अभी कहाँ जा रही हूँ तो शायद मेरा सारा प्लान चौपट हो जाता। अब मुझे अभी जल्द से जल्द मॉल पहुंचना होगा, वो भी इस तरीके से कि वो सब मुझे जान भी ना पाए। निहारिका जी ड्राइवर को कार तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ऑर्डर देती हैं, जिसे सुन ड्राइवर और भी स्पीड में कार को चलाने लगता है। कुछ देर बाद निहारिका जी की कार मॉल के सामने आकर रुकी। निहारिका जी कार से बाहर आई और वहीं खड़े गाड़ियों की तरफ देखने लग गई। गाड़ियों की तरफ देखते हुए वो समझ गई कि यहाँ सभी गाड़ियाँ महल की हैं। निहारिका जी ने अपने चेहरे पर कोई अच्छे से कवर कर लिया ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। वहीं रुद्र, परी, राजवीर, तेजस्विनी, शिवाय, कनक, मान, त्रिषा आदि और सोनम, ये चारों कपल्स अपने अपने लिए सामान देख रहे थे। हालांकि शादी तो अभी रुद्र और परी, मान और त्रिषा की थी, लेकिन वो सभी तो शादी एंजॉय करने आए थे, तो उन सबको भी अपने अपने लिए सामान लेना था। परी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ले, तो रुद्र ही उसके लिए कपड़े पसंद कर रहा था। रुद्र जो भी कपड़े परी के लिए पसंद करता है, परी बस मुस्कुराकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे भी रुद्र की पसंद भी बहुत कमाल की थी। परी धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, सच में आप बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पसंद करते हैं, आपकी पसंद भी ना बहुत कमाल की है। रुद्र परी की बात सुन उसके कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, वो तो है एंजल, तभी तो मैंने तुम्हें पसंद किया था, है ना मेरी पसंद कमाल की। परी ने जब ये सुना तो वो शर्म से अपनी पलकें नीचे झुका ली। वो कुछ बोली नहीं और उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। परी को इस तरह से शर्माते और स्माइल करते देखकर रुद्र भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। निहारिका जी उन दोनों को इस तरह से मुस्कुराते हुए देख गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उनकी नज़र मान के साथ खड़ी तिशा पर गई। मान तिशा को बार बार परेशान कर रहा था और अपने पसंद के कपड़े उसे दिखा दिखा कर उसे पैक करवा रहा था। ये देखकर निहारिका जी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया और बोली, तुम्हारे कारण आज मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर रहा है। दिशा, तुम्हें तो आज मारना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे आने का मकसद सिर्फ तुम्हें जान से मारना है। तुम्हें जब तक मैं अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगी, मेरा प्लान आगे कैसे बढ़ेगा। और अभी तो मुझे माया का भी पता लगाना है, आखिर माया है कहाँ, क्योंकि उसका मिलना भी बहुत ज़रूरी है। हंस लो तिशा, जितना हंसना है हंस लो, जितनी खुशियाँ मनाना है मना लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें मौत मिलने वाला है। तुम इन सबको छोड़कर इस दुनिया से जाने वाली हो। निहारिका जी ऐसा बोलते हुए एक शातिर स्माइल करने लगती हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही पागलपन दिखाई दे रहा था। ये एक ऐसा पागलपन था जिसमें लालच और लोभ भरा हुआ था। उन्हें सिर्फ महल का सब कुछ चाहिए था। उन्हें हर हाल में उस महल पर राज करना था। हालांकि वो रानी तो पहले से थी, लेकिन उन्हें अभी भी वो पद नहीं मिला था जो वो चाहती थी। उस कारण उसे उन्हें हमेशा ये लगता था कि अभी भी वो अधूरी है। उन्हें यह हक चाहिए था जिससे उसे महल में जो कुछ भी काम हो वो सब सिर्फ
उनकी मर्जी से हो। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक न हिले। उसके साथ ही साथ महल के बाहर भी पूरे राजस्थान में इनका राज हो, इसलिए तो माया को लेकर आई थी। अगर एक बार माया और मान की शादी हो जाए फिर वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाएंगी, क्योंकि माया तो पहले से ही इनके अंडर में रहेगी और फिर मान भीम के अंडर में आ जाएगा। फिर इन्हें कुछ भी करने से कोई रोक नहीं सकेगा। तभी वो देखती है कि दिशा एक कपड़े को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ जा रही है। ये देखकर निहारिका जी के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। वो चलते हुए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो जैसे ही चेंजिंग रूम का डोर खोलने वाली थी तभी एकदम से पीछे से मान की आवाज़ आई, जी आप वहाँ क्यों जा रही हैं? इस आवाज़ को सुन निहारिका जी घबरा गई। वो डर कर कुछ बोल ही नहीं पाई, पर वो धीमे से पीछे मुड़ी तो मान उन्हें देख बोला, जी आप कौन? अभी जहाँ जा रही हैं वहाँ पर मेरी मंगेतर अंदर गई हैं, तो आप किसी और चेंजिंग रूम में चले जाइए। ये सुन निहारिका जी बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला देती हैं। वहीं मान उनको देख नहीं पाया, क्योंकि निहारिका जी ने अपने चेहरे को अच्छे से कवर कर रखा था, इसलिए मान को जरा सा भी उन पर शक नहीं हुआ। निहारिका जी वहाँ से दूसरी साइड चली गई। उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनका सारा प्लान फेल हो गया। तभी वो देखती कि मान एकदम से चेंजिंग रूम के अंदर चला गया। ये देख उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो सोचने लगी कि ये दोनों शादी से पहले ही इस तरह से एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। वहीं तिशा ने चेंजिंग रूम के अंदर जाकर अपने कपड़ों को उतार लिया था। बस वो अभी इनर वियर में ही थी, तभी मान वहां पहुंच गया था। मान को देख तिशा चीखने वाली थी, तभी एकदम से मान उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, क्या कर रही हो तुम? ऐसे चीख क्यों रही हो? मैं हूँ तुम्हारा होने वाला पति, और अगर मैंने तुम्हें इस तरह से भी देख लिया तो क्या फर्क पड़ता है? 2 दिन बाद तो वैसे भी मुझे तुम्हें इस हाल में पूरी तरह से देखना ही है। तिशा मान के कहने का मतलब नहीं समझ पाई। वो कंफ्यूज भरी नजरों से उसे देख रही थी। तभी मान बोला, क्या हुआ? तुम ऐसे इस तरह से क्यों देख रही हो? अरे तुम समझी नहीं, कितनी नादान हो तुम। अरे हमारी शादी हो रही है तो शादी के बाद क्या होता है? तिरसा कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मान ने उसका मुंह ढक दिया था। तभी मान ने उसे उसकी कमर से पकड़ा, उसके होठों पर से अपने हाथ को हटाया और बोला, अरे बुद्धू लड़की, शादी के बाद सुहाग रात होता है ना, तो सुहाग रात होगा तो उसमें तो मैं सब कुछ देख ही लूंगा। जैसे ही तिशा ने ये सुना उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो अब मान की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसने अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। इस वक्त उसे इतनी शर्म आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि कभी अभी जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाए। वहीं तिशा को इतना शर्माते देखकर मान को और भी ज्यादा खुशी हो रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। वो तिशा को इस तरह से मुस्कुराते देखकर मान बोला, उसे जब तुम ऐसे शर्माती हो ना, कसम से जान ले लेती हो। वहीं तिशा हैरानी से आंखें बड़ी किए उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसने आज तक कभी भी मान को इस तरह से बातें करते हुए नहीं देखा था। वहीं मान धीरे धीरे तिशा की कमर को सहला रहा था। जैसे ही तिशा को मान के हाथ अपने कमर पर फील हुए तो वो घबरा गई। वो उसे दूर करने लगी, लेकिन मान ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसे और भी कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, मुझसे दूर जाने के बारे में भी मत सोचना, क्योंकि अब तो हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है। अब तो हमें एक होना ही है। ये बोलते हुए उसने एकदम से तिशा के होठों से अपने होठ जोड़ लिए। तिशा की आंखें हैरानी से फैल गईं। मान बड़े ही प्यार से तिशा के होठों को चूम रहा था। वहीं तिशा तो पहले हैरान हो गई, पर जैसे ही उसे समझ आया वो मान को खुद से दूर करने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं किसी ने उन्हें इस तरह से देख लिया तो, पर मान था कि उसे तो बस तिशा के होठ ही चाहिए थे। जब भी वो तिशा के होठों के करीब जाता था तो हमेशा वो अपना सब कुछ खो देता था। उसे तिशा के होठ एक अलग ही सुकून का एहसास कराते थे, जैसा कि उसने आज तक कभी भी महसूस नहीं किया था। जिस सुकून की तलाश में वो इतने सालों से भटक रहा था, फाइनली अब उसे वो सुकून मिल चुका था। इसलिए मान अब तिशा को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। वो उसके कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लेता और बड़ी बेताबी के साथ उसके होठों पर किस करने लगता है। तिशा तो उसे दूर धकेल रही थी, लेकिन मान था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तिशा को डर लग रहा था कि कहीं कोई चेंजिंग रूम का डोर ना ओपन कर दे, पर उसे नहीं पता था कि मान ने पहले ही चेंजिंग रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया है। तो जब तक मान खुद से चेंजिंग रूम का डोर नहीं ओपन करता है कोई अंदर नहीं आ सकता था। तिशा जितना मान को दूर धकेलने की कोशिश करती है, मान उतना ही उसके होठों को अपने होठों के बीच तेजी से जकड़ता जाता है, जिससे तिशा को अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। उसे घुटन सा महसूस हो रही थी और वो मान को दूर धकेल देना चाह रही थी, पर
तिशा नाजुक सी पतली दुबली सी लड़की, और कहाँ अच्छा खासा पर्सनालिटी वाला लंबा चौड़ा मान, वो भला कैसे तिशा के धक्का देने पर उससे दूर होने वाला था। इसलिए तिशा चाह कर भी मान को हिला तक नहीं पाई। मान किस करते हुए तिशा के मुंह में अपनी टंग ले जाना चाह रहा था तिशा, लेकिन तिशा थी कि अपने मुंह को खोल ही नहीं रही थी। ये देख मान इरिटेट हो गया और एकदम से वो उसी तरह किस करते हुए तिशा के कमर में तेज से चिमटी काटा, जिससे तिशा के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। इसी का फायदा उठाकर मान एकदम से उसके होठों के बीच में अपनी टंग ले गया और उसके पूरे मुंह में एक्सप्लोर करने लगा। तिशा तो हैरान थी क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। अब तो उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी थी। वहीं मान तिशा के होठों पर किस करने में लगा था और उसके हाथ तिशा की कमर को सहला रहे थे, और एक हाथ से उसने तिशा के दोनों हाथों को पकड़कर वाल से लगा रखा था, जिससे तिशा हिल भी नहीं पा रही थी। एक लंबी किस के बाद मान तिशा के होठों को छोड़ा तो तिशा तेज तेज सांसें लेने लगी। तेज तेज सांसें लेने के कारण उसकी उभार ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे देखकर मान और भी ज़्यादा बेकाबू हो गया। मान की आंखों में इस वक्त एक अलग ही इंटेंस के भाव दिखाई दे रहे थे। वो अपने इंटेंस नज़रों से तिशा के पूरे बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखे जा रहा था। तिशा जो कि तेज से सांसें ले रही थी, वो मान की नज़रों को खुद पर महसूस कर और भी ज़्यादा घबरा गई। वो अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करते हुए भारी आवाज़ में मान से बोली, दूर रहिए मुझसे। क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं? ये सही नहीं है। मान जब ये सुना तो हल्का मुस्कुराया और तिशा के कानों के पास अपने होठ ले गया और बड़े ही मैग्नेटिक वॉइस में बोला, क्या सही नहीं है जान, मुझे बताओ, क्या गलत कर रहा हूँ मैं? अब हम दोनों की शादी होने वाली है, हमारी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और अब 2 दिन बाद हमारी शादी है, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो कि ये सही नहीं है। अब तिशा कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मान सही बोल रहा था, और वैसे भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ होने वाले थे। फिर तिशा तो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती। तिशा अपनी पलकों को नीचे झुकाए चुपचाप खड़ी हो गई। माँ ने देखा तो उसके गालों पर किस करते हुए बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा और आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। लेकिन हाँ जान, अपनी सुहागरात वाले रात को मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तुम चाहे कितनी भी मासूम सी प्यारी सी क्यूट सी शक्ल बना लो, लेकिन फिर भी मैं उस दिन तुम्हें बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं करूँगा, क्योंकि उस दिन मुझे तुम्हें पूरी तरह से पाना है। मुझे खुद को तुम्हारे अंदर पूरी तरह से फील करना है जान। मान की ऐसी बातें सुनकर तो तिशा का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसका तो मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त कहीं जाकर ऐसी जगह छिप जाए जहां मान उसे देख भी ना पाए। वहीं तिशा के टमाटर जैसे लाल गाल को देखकर मान को हंसी आ गई। उसे तिशा बहुत ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। मान ने एक बार फिर से उसके गालों पर किस किया और बोला, चलो जान, जल्दी से ड्रेस को पहनकर ट्राई कर लो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तिशा जब ये सुनती है तो बस अपनी पलकें झपका देती है, क्योंकि उसके अंदर बोलने की तो कोई हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि वो इस वक्त शर्म से बुरी तरह से दबी जा रही थी। मान तिशा को देखकर धीरे से बोला, बस जान, ऐसे मत किया करो, वरना तुम्हारे इस क्यूट फेस को देखकर मैं और भी ज़्यादा बेचैन हो जाता हूँ। तिशा जब ये सुनती है तो एकदम से उसकी नज़रें मान पर चली गई तो तुरंत आगे बढ़कर होठों पर एक लाइट किस करती है। फिर मान जल्दी से चेंजिंग रूम से बाहर चला गया। मान को ऐसा करते देख तिशा मुस्कुरा देती है। उसे शर्म बहुत आ रही थी तो तुरंत वो अपने चेहरे को दोनों हाथों से कवर करती है और जल्दी से जाकर चेंजिंग रूम का डोर लॉक कर देती है। वो ड्रेस ट्राई करने लगती है। कुछ देर में तिशा ट्राई कर वो बाहर आई तो मान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। येलो कलर की ड्रेस में तिशा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मान उसकी तरफ बढ़ा और उसकी आंखों से काजल निकाल कर उसके कानों के पीछे लगाते हुए बोला, मेरी जान को किसी की नज़र न लगे, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो मेरी कुंवर रानी सा। तिशा हैरानी से खुद के लिए कुंवर रानी सा सुन मान की तरफ देखती है तो मान उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? शादी के बाद तो तुम मेरी कुंवर रानी सा ही होने वाली हो। राजस्थान की कुंवर शाह की पत्नी कुंवर रानी शाह तिशा मान प्रताप सिंह। तिशा इस बात पर मुस्कुरा देती है। उसी समय पीछे से आवाज आई, अगर आप लोगों का रोमांस हो गया हो तो अब हम यहाँ से चले। इस आवाज को सुनकर मान और तिशा दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर परी, रुद्र, राजवीर, तेजस्विनी, शिवाय और कनक खड़े थे। वो सभी उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। तिशा सबको देखकर शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। उसे तो बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मान तो जैसे कोई शर्म ही नहीं थी।
वो सबकी तरफ उसी तरह देखते हुए अकड़ के साथ खड़ा था। अभी कोई कुछ बोलता कि मान एकदम से दिशा को उसकी कमर से पकड़ उसे खुद से चिपका लिया और बोला, हाँ तो अब मैं अपनी कुंवर रानी सा के साथ हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या किसी दूसरे की वाइफ के साथ हूँ? अपनी होने वाली बीवी के साथ हूँ। मैं उसके साथ रोमांस करूँ, प्यार करूँ, कुछ भी करूँ, तुम लोग क्यों इतना जल रहे हो? तुम लोग भी जो अपनी अपनी वाले के साथ रोमांस करो, मैंने रोका थोड़ी है। परी, तेजस्विनी और कनक तो मान की बात सुन अपनी आंखें बड़ी किए उसकी तरफ देखने लगी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उनके भाई साहब हैं, जो कि बहुत ही कम बोलते थे। वो आज इस तरह से सबके सामने खुलकर बोल रहे हैं, वो भी बिना कोई शर्म के। अभी कोई कुछ बोलता कि रुद्र बोला, ओके, सबने अपना अपना शॉपिंग कर लिया है तो अब हमें चलना चाहिए। तभी सिवाय इधर उधर नजरें घुमाते बोला, ये हमारा छोटा शहजादा कहाँ रह गया? सिवाय की बात सुन रुद्र भी देखता है तो उसे आदि कहीं नहीं दिखा। तभी परी बोली, सोनम भी नहीं दिख रही है, लगता है दोनों साथ में ही हैं। अभी वो दोनों बोल ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक अलग दूसरे चेंजिंग रूम में सोनम और आदि एक दूसरे से चिपके खड़े हुए थे। आदि सोनम की कमर को पकड़कर खुद से चिपकाए उसे बड़े ही पेशेंटली किस कर रहा था। सोनम उसे दूर करने के लिए बार बार कहती, लेकिन आदि था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। सोनम उसके सीने पर मारती बोली, हटिए, छोड़िए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। हम कब से चेंजिंग रूम में हैं और अभी तक मैंने एक ड्रेस भी ट्राई नहीं किया। आदि सोनम के गाल पर किस करते हुए बोला, अरे कोई नहीं, इंतजार करेंगे, सभी अपनी अपनी वाले के साथ रोमांस कर रहे हैं और तुम मुझे भी रोमांस करने दो, मुझे परेशान मत करो ना। इतना कहते हुए आदि ने सोनम के गले में अपना चेहरा छुपाया और उसके गर्दन और गले पर अपने होंठ चलाने लगा। आदि, छोड़िए ना, आप मुझे परेशान कर रहे हो और काफ़ी देर हो गया है, सभी लोगों की शॉपिंग भी हो गई होगी पर मेरी तो कुछ भी नहीं हुई है। आदि सोनम के गालों पर अपना गाल रखते हुए बोला, तुम चुप रहो, तुम्हें पता है ना कितने दिनों बाद तुमसे मिला हूँ और इतने दिन की कसरत तो मुझे पूरी करनी ही होगी ना। इतना कहते हुए आदि एक बार फिर से सोनम के होठों पर किस करने लगा। सोनम को आदि की बातें सुन हंसी भी आ रही थी और प्यार भी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, कैसे आदि को दूर करे, पर कहीं ना कहीं उसे भी आदि का इस तरह से करीब आना, उसका किस करना अच्छा लग रहा था। और वो चाहती भी थी कि हमेशा वो और आदि साथ में रहे। और इतने दिन वो भी तो आदि के बिना डर रही थी, तो इसलिए उसे भी सब कुछ अच्छा लग रहा था। पर उसे थोड़ा सा डर लग रहा था कि सभी बाहर उनका वेट कर रहे होंगे। वो एक बार फिर से आदि को खुद से दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ दो ना प्लीज, बस बहुत कर लिया आपने मुझे किस। आदि ने धीरे से सोनम के होठों को छोड़ा और उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए बड़े प्यार से बोला, यार थोड़ा सा और किस करने दो ना, तुम भी तो फील करो। तुम तो ऐसी लगती हो जैसे तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। तुमने सिर्फ मुझे झूठ ही कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर प्यार करती हो तो मेरी किस में मेरा साथ दो और उसे फील करो। आई विल मेक श्योर तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आदि की ऐसी बातें सुनकर सोनम हैरान थी और उसे शर्म भी आ रही थी। वो आदि के सीने पर मारती हुई बोली, आप कितने बेशर्म हो, छोड़ो। इतना कहते हुए वो दूर करने लगी, पर आदि वापस से उसे पकड़ उसे किस करने लगा। इसलिए सोनम भी खुद को रोक नहीं पाई और उसके इस किस में उसका साथ देने लगी। वो भी उसकी किस में पूरी तरह से खो चुकी थी। अभी दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे। इस समय चेंजिंग रूम के डोर पर तेज तेज नॉक करने की आवाज आई। ये सुनकर सोनम चौंक गई। वो आदि को दूर करने लगी, लेकिन आदि इग्नोर करते हुए वापस उसे किस करने लगा। तभी बाहर से आवाज आई, अगर तुम दोनों का रोमांस हो गया हो तो अब हमें चलना चाहिए, रात हो गई है और अगर हमें ज़्यादा लेट हुआ तो घर पर डांट भी खानी पड़ेगी। इस आवाज को सुनकर आदि के कान खड़े हो गए और एकदम से वो सोनम के होठों से दूर हो गया और दोनों ही घबराए हुए नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस वक्त चेंजिंग रूम के बाहर सभी खड़े थे। सोनम आदि की तरफ देखकर थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, देखा आपने, मैं आपसे बार बार कह रही थी कि मुझे जाने दीजिए, सभी हमें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। आदि सोनम की बात सुन उसके हाथ को पकड़कर बोला, डोंट वरी, मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं कहेगा और अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं खुद डांट खा लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बोलने दूंगा। सोनम आदि की बात पर उसका हाथ झटक देती है और गुस्से से बोली, मैं तुमसे क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ, तुमने आज तक कभी भी किसी के सामने अपने प्यार को तो एक्सप्रेस किया ही नहीं, तो फिर सबके सामने मेरी साइड क्या लोगे? हटो, मुझे जाने दो। आदि ने एकदम से सोनम को पकड़ा और बोला, ठीक है, जब तुम यही चाहती हो तो आज यही होगा। मैं आज सबको ये बताऊंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
सोनम ये सुन हैरान हो गई। वो आदि का हाथ झटकने लगी तो आदि बोला, अब तुम मुझे नहीं रोकोगी। इतना कहते हुए उसने सोनम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लिए चेंजिंग रूम से बाहर आया। बाहर रुद्र, परी, शिवाय, कनक, राजवीर और तेजस्विनी खड़े थे। सभी उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी आदि अपनी नजरों को नीचे झुकाए धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शिवाय आदि के पास आया और बोला, बेटा पहले तो ये बता, तू सोनम के साथ अंदर चेंजिंग रूम में क्या कर रहा था? आदि ये सुन हड़बड़ा गया और वो जो अभी तक बहुत शेर बन रहा था उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो कुछ बोलता कि तभी रूथ बोला, आदि कुछ भी झूठ बोलने से पहले सोच लेना। अगर मुझे पता चला कि तुम सोनम को परेशान कर रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वो मैं और सोनम, मैं हेल्प करने गया था सोनम का। सोनम के कपड़े चेंज कर रही थी ना, तो थोड़ी सी उसे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उसकी हेल्प करने चला गया था। आदि की बात सुनकर सभी अपना माथा पीट लेते हैं। वहीं सोनम उसे गुस्से से घूर रही थी। वो अपने मन ही मन बोली, वाह, अभी तो बड़ा शेर बन रहा था अंदर, आज मैं सबके सामने ऐलान कर दूंगा कि तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अब देखो कैसे इसकी सारी हवाइयाँ ही उड़ गई। वहीं आदि भी अपने मन ही मन बोला, क्या कर रहा है तू? आदि बोल दे सबके सामने कि तू सोनम से प्यार करता है और अब तू सोनम के बिना नहीं रह सकता। फिर वो तिरछी निगाह से सोनम की तरफ देखता है जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। आदि ये देख डर गया। उसने अपना सलाइवा घटकते हुए अपने भाई की तरफ देखा और बोला, भाई वो मैं कह रहा था कि। तभी रुद्र बोला, ठीक है मैं समझ गया, तुम क्या कह रहे थे, चलो हम लोग वापस चलते हैं। सभी जाने लगे। आदि भी सोनम की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़कर जाने लगे। तभी सोनम एक झटके में अपना हाथ छुड़ाती है और गुस्से में उसके पैर पर अपने सैंडल से मारती हुई बोली, डरपोक कहेंगे, आज के बाद मेरे करीब आए ना तो तुम्हारा गला दबा दूंगी। इतना कहते हुए वो पैर पटकते हुए तेज कदमों के साथ सबके साथ बाहर चली गई। वहीं आदि अपने पैर को पकड़कर खड़ा था। उसे अपने पैरों में दर्द हो रहा था। वो दर्द से कराहते हुए बोला, जंगली बिल्ली हर वक्त मुझ पर अटैक करती रहती है। हे राम, मेरा पैर तोड़ दी, अब मैं कैसे चल कर जाऊं? तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, गलतियां करेगा तो पैर तोड़ेगी ही ना। अगर तुमने रुद्र के सामने सच बोल दिया होता तो आज सोनम तेरा ये हाल नहीं करती। राजवीर को देखकर आदि तुरंत बोला, अरे राजवीर भाई, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। राजवीर उसे घूरते हुए बोला, अब तुम मुझसे भी झूठ बोलेगा? सच में सोनम सही कहती है, तू एक नंबर का डरपोक है, कुछ नहीं कर सकता तू। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा। उसी समय आदि तेज आवाज में बोला, मुझे तो बोल रहे हो और खुद क्या हो? खुद भी तो आज तक अपने प्यार के बारे में किसी को नहीं बताया। हाँ, मान भाई को पता है, लेकिन उनकी फैमिली में तो आपने किसी को नहीं बताया। कहीं ऐसा ना हो आपके प्यार किसी और के साथ चले जाए और आप देखते रह जाएं। राजवीर ने जब ये सुना तो गुस्से से आदि की तरफ बढ़ा और उसके कॉलर को पकड़कर झकझोरते हुए बोला, खबरदार जो ऐसा बोला, वो मेरी है और उसे मेरे अलावा कोई भी नहीं ले जा सकता है। आदि अपने कॉलर को छुड़ाते हुए बोला, राजवीर भाई कम डाउन, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। राजवीर उसे गुस्से से बोला, मजाक में भी ये बातें मत बोलना, क्योंकि मेरे लिए तेजस्विनी क्या है ये तू नहीं समझेगा। शायद तेरे लिए सोनम इतने मायने नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए तेजस्विनी बहुत मायने रखती है। वो मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। ये कहते हुए राजवीर ने आदि को कॉलर को ठीक किया और फिर उसे अपने साथ लिए बाहर आ गया, जहां पर सभी पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। रुद्र राजवीर की तरफ देख अपने भवें चढ़ाते हुए बोला, इतनी देर से तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे? अब कौन सी गॉसिप रह गई थी जो तुम दोनों बातें करने लगे? राजवीर हंसते बोला, अरे कुछ नहीं, ये इसके पैर में दर्द हो रहा था तो मैं इसे चलाकर आने में हेल्प कर रहा था। राजवीर की बात सुन सभी आदि की तरफ देखने लगे और बोले, क्या हुआ तेरे पैर को? वहीं सोनम गुस्से से आदि को घूर रही थी। तभी आदि अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं भाई, वो तो बस हल्की सी चोट लग गई थी। राजवीर ने ये सुना तो बोला, झूठ क्यों बोल रहा है? अभी तो तू अंदर बोल रहा था कि एक जंगली बिल्ली ने मेरे पैर पर अपना पंजा मार दिया। आदि राजवीर को ही घूर कर देख रहा था। वहीं सोनम तो आदि को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वो अपने मन ही मन बोली, घर चलो अकेले में मिलो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि जंगली बिल्ली हूँ, तुम्हें सच में मैं नोच खाऊंगी। आदि की तो हालत खराब हो गई थी। उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि सोनम की तरफ देखे, क्योंकि उसे पता था कि अभी सोनम
गुस्से से उसे घूर रही होगी, इसलिए वो चुपचाप से जाकर जल्दी से कार में बैठ गया। बाकी सब भी कार में जाकर बैठ गए। सभी आदि की हालत देख हंस रहे थे और राजवीर की तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो अपनी कार में जाकर बैठा और एकदम से तेजस्विनी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गया और दोनों ही कार में जाकर बैठ गए। तेजस्विनी राजवीर के हाथ पर मारते हुए बोली, आपने जानबूझकर किया ना ऐसा? राजवीर ने तेजस्विनी के हाथ को वापस से अपने हाथ में लिया और बोला, हाँ वैसे भी वो एक नंबर का डरपोक है। मैंने सोचा था शायद अब सब बक देगा, लेकिन वो तो एक नंबर का फट्टू निकला। सबको दिखता है कि वो सोनम से प्यार करता है और वो खुद भी प्यार करता है, लेकिन बेवकूफ़ सबके सामने ये बात बताया ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले ही सोनम किसी और की हो जाए और ये देखता ही रह जाए। ये कहते हुए राजवीर ने कार स्टार्ट किया। तभी तेजस्विनी बोली, दूसरों को तो बहुत ज्ञान दे रहे हैं, खुद कितनी हिम्मत है? राजवीर हंसा और बोला, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, तुम अभी जानती नहीं हो मेरे बारे में। तेजस्विनी अपने दांत दोनों हाथों में को क्रॉस करके बैठते हुए बोली, बहुत हिम्मत है तो बोल क्यों नहीं देते मेरे बाबा साहब से कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं? देखिए कह दे रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो आप बस सोचते रह जाएं और कोई और आकर मेरी डोली उठा कर ले जाए। राजवीर ने जैसे ही ये सुना एक झटके में कार रोक दिया। तेजस्विनी हैरानी से राजवीर को देख रही थी। तभी राजवीर गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा और उसकी कमर को पकड़कर एकदम से अपनी तरफ खींच लिया। तेजस्विनी राजवीर के इतने कसकर पकड़ने से उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। वो कराते हुए राजवीर की तरफ देखने लगी तो राजवीर बोला, आज बोल दिया, दोबारा ये मत बोलना जान, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और के पास जाते हुए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे रूह पर, सब पर सिर्फ मेरा हक है। ये कहते हुए राजवीर एकदम से उसके होठों को अपने होठों में दबोच लिया और बड़ी ही फोर्सफुली उसके होठों पर किस करने लगा। बाकी सभी अपने अपने कार में बैठे हुए थे। रूथ कार ड्राइव कर रहा था। वहीं उसके बगल में परी बैठी थी। रूथ परी के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे ब्रेकर पर रख दिया। फिर धीरे धीरे ब्रेकर को आगे पीछे करने लगा। परी रूथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप इस तरह से मेरा हाथ पकड़ेंगे तो ड्राइविंग कैसे करेंगे? रूथ परी की बात पर मुस्कुराया और बोला, इसी तरह से तो मैं और अच्छे से भी ड्राइविंग करूँगा, क्योंकि जब मेरी ज़िंदगी में मेरे हाथ में है तो फिर मुझे किस बात का डर है? इतना कहते हुए रूथ परी के हाथ को पकड़ अपने होठों के पास लाया और उसे चूम लिया। परी ये देखकर मुस्कुराई और अपने पलकों को नीचे झुका ली। शर्म के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। रूथ तिरछी निगाहों से परी के चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, एंजल, अभी तुम इतनी लाल हो रही हो सिर्फ मेरे एक हल्के से किस करने से, तो सोचो उस रात जब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा तब तुम कितनी लाल हो जाओगी। परी ये सुनते ही तो रूथ के सीने पर हल्का सा मारते हुए बोली, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने कभी मुझे अपना बनाया ही नहीं, कभी मेरे करीब आए ही नहीं। रूथ ये सुना तो हंसते हुए बोला, हाँ तो उस दिन तुम नशे में थी, लेकिन उस रात तो तुम पूरे होशो हवास में रहोगी ना, और फिर हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूसरे के होंगे। माना कि हम पहले भी कई बार एक हो चुके हैं, पर इस बार की बातें कुछ अलग होंगी। लास्ट की लाइन और रुद्र अपने मन ही मन में बोला, क्योंकि परी को अभी भी बीती बातें याद नहीं थी और रुद्र उस पर कोई जोर नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उसे उसकी मोहब्बत तो मिल गई थी। उसकी परी अभी भी सब कुछ भूलने के बाद भी उसे नहीं भूल पाई थी और उससे अभी भी प्यार करती थी। बस रुद्र को और ही क्या चाहिए था। थोड़ी देर में सबकी कार महल के सामने आकर रुकी और सभी अपने अपने कार से बाहर आए और महल के अंदर गए। तो इस वक्त महल के अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। सामने बैठे कुछ लोगों को देखकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को भी कुछ नहीं पता था और सभी अपने अपने कंधे उचका दिए। तभी परी भागती हुई अपने बाबा साहब के पास गई और बोली, बाबा साहब कौन है? अबेन जी अपनी बेटी को अपने पास बुलाए और प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते बोले, बेटा ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और ये राम का बेटा अभिजीत है। परी अपने बाबा साहब की बात सुन अबेन जी के फ्रेंड की तरफ देख उन्हें प्रणाम की। तभी उनके फ्रेंड बोले, क्या यही वो बच्ची है जिसके रिश्ते के लिए हम यहाँ आए हैं? अवेन जी हंसते बोले, नहीं नहीं, मेरी बेटी की तो पहले से ही शादी तय है और परसों इसी की शादी है रूथ सिंह राठौर के साथ। इतना कहते हुए वो सामने दिखाए तो रूथ चलते हुए वहां आया। सभी जैसे ही रूथ को देखते हैं तो बोले, यस मिस्टर राठौर को कौन नहीं जानता, ये तो बहुत बड़े फेमस बिजनेसमैन है। उसी समय तेजस्विनी वहां आई और
अपने बाबा साहब के पास बैठ गई। तभी अबेन जी हंसते हुए बोली, ये रही मेरी दूसरी बेटी तेजस्विनी, जिसके लिए मैंने आपके बेटे का हाथ मांगा है। जैसे ही वहां खड़े सभी लोगों ने ये सुना तो सब हैरान रह गए। राजवीर को तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बस आंखें फाड़े तेजस्विनी की तरफ देखने लग गया, जिसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। अबेन जी तेजस्विनी की तरफ देखकर बोले, बेटा ये देखो, ये राहुल को तो तुम जानती हो ना, पहले अंकल आते थे और तुम उनके बेटे के साथ बचपन में खेलती थी। तेजस्विनी अपनी नजरें उठाकर सामने बैठे राहुल की तरफ देखी, जो कि मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तेजस्विनी राहुल की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल पास की। वहीं राहुल ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे तेजस्विनी अच्छी लग रही थी। वो राहुल की डैड को भी तेजस्विनी अपनी बहू के रूप में बहुत पसंद थी। वो मुस्कुराते हुए बोले, अभय, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना दोनों बच्चों को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दिया जाए। दोनों एक दूसरे से आपस में बातें कर लें। उनके बीच जो भी बातें होंगी हम उसे ही मान लेंगे। ऐसे इस तरह से हम अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं नहीं थोप सकते हैं। अबेन जी जब ये सुने तो बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं राजनाथ, तुम कह रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अबेन जी अपनी बेटी तेजस्विनी की तरफ देखे और बोले, बेटा आप जाओ, राहुल के साथ जाकर अकेले थोड़ी देर बातें कर लो। राजनाथ जी भी अपने बेटे राहुल की तरफ देख इशारा किए, जिसे समझकर राहुल अपना गर्दन हिलाया और तेजस्विनी के साथ वहां से जाने लगा। तभी अवेन जी परी की तरफ देखकर बोले, बेटा इन दोनों को ऊपर वाले रूम में लेकर के जाओ। परी भी बस सिर हिलाई और तेजस्विनी राहुल के साथ वहां से ऊपर वाले रूम की तरफ बढ़ गई। राजवीर तो जैसे अपनी जगह पर भूत पड़ा बना खड़ा था। उसे तो अपने आंखों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि तेजस्विनी के लिए कोई रिश्ता आया है। वो यही सोच रहा था कि अचानक से क्या हो गया। कहाँ अभी रास्ते में उसकी और तेजस्विनी की इसी बात पर बहस हो रही थी। तेजस्विनी उससे यही बोल रही थी कि वो उसके बाबा सास से उसका हाथ मांग ले। लेकिन राजवीर मन में बोला, अभी इन लोगों की शादी होने के बाद मैं तुम्हारे बाबा सास से बात करूंगा। वैसे भी तुम मेरी हो, मेरी सिवा तुम्हें और कोई नहीं ले जाएगा। और वहीं घर आते ही ये बैड न्यूज़ सुनने को मिल गया। उससे बहुत तकलीफ हो रही थी। रुद्र जिसकी नजरें राजवीर पर उसकी हालत को देख समझ गया था। यहाँ तक कि सिवाय और आदमी राजवीर की हालत को देख समझ रहे थे कि इस वक्त राजवीर बिल्कुल ही सही कंडीशन में नहीं है। रुद्र एकदम से राजवीर के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, राजवीर चल मेरे साथ। राजवीर जैसे ही हिल ही नहीं रहा था, पर रुद्र उसे खींचते हुए वहां से अपने रूम की तरफ लेकर गया। वहीं सिवाय और आदि भी उनके पीछे चले गए। पर सिवाय जाने से पहले कनक की तरफ देखकर बोला, तुम सीधे रूम में जाओ, जाकर रेस्ट करो, तुम्हें भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। कनक धीरे से चलकर जाने लगी कि तभी लड़खड़ा कर गिरने वाली थी कि सिवाय ने उसे पकड़ लिया और तुरंत उसे एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया। ये देख कनक हैरानी से बोली, क्या कर रहे हैं? सब यहीं पर हैं, सब क्या कहेंगे हमारे बारे में? सब उन दोनों को ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर वापस से वो कनक की तरफ देखकर बोला, आई डोंट केयर, सबको देखना है तो देखने दो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी वाइफ हो ना कि किसी दूसरे की। अपनी वाइफ को मैं जहाँ चाहूँ जब चाहे गोद में उठा सकता हूँ। कनक अब कुछ को बोल नहीं पाई, क्योंकि वो सिवाय को जानती थी कि सिवाय करता हमेशा अपने मन का ही है। वहीं सिवाय कनक को अपने साथ गोद में लिए सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में चला गया। रूम में पहुंचकर सिवाय कनक को धीरे से बेड पर लिटा दिया और प्यार से उसके फॉरहेड पर किस करते हुए बोला, अब तुम रेस्ट करोगी, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चे की माँ को कुछ भी हो। सिवाय की बात सुनकर कनक बस मुस्कुरा दी। फिर सिवाय एक बार फिर से कनक के बालों को सहलाते हुए रूम से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ तेजस्विनी और राहुल एक रूम में बैठे हुए थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। तेजस्विनी को तो बिल्कुल भी मन नहीं था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी यहाँ से भाग कर चली जाए। वहीं राहुल वो भी बिल्कुल शांत था और वो तेजस्विनी के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। करीब 5 मिनट तक बिल्कुल खामोशी पसरी रही। फिर कुछ सोचते हुए राहुल बोला, आई थिंक अगर ऐसा रहा तो हम कुछ भी बात नहीं कर पाएंगे, और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी भोली और सीधी हो। मैं तो जिस तेजस्विनी को जानता था वो तो एक नंबर की लड़ाकू है, चालू लड़की है। तेजस्विनी जब ये सुनी तो वो राहुल की तरफ घूर कर देखी, जिस पर राहुल हंसने लगा। फिर वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, ओके फाइन, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, पर मैं तुम्हें सीधे सीधे शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तेजस्विनी जब ये सुनी तो चौंक के अपनी आंखें बड़े किए राहुल की तरफ देखने लगी। तभी राहुल कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर तेजस्विनी की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा।
अब कहानी में आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दे करके इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।